Hello everyone, myself Gaurav and today we will continue our topic that is discussed in our previous lecture, the motion. So let us start the motion. जैसा कि अब हम मोशन के बारे में शुरू करने वाले हैं, तो मोशन को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसके ब्रांच के बारे में बताएंगे कि फिजिक्स की किस ब्रांच में हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज हम आपको डिस्क्राइब करवा रहे हैं फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स क्या करता है। फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना कि जितने भी नेचुरल फिनोमिना को हम डिस्कस करते हैं साइंस की, वो ब्रांच हमें फिजिक्स डिस्क्राइब कर रही है, सारे के सारे नेचुरल फिनोमिनास को। ठीक है, तो अब हम फिजिक्स की पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में डिस्क्राइब करेंगे आपको कि फिजिक्स की कौन सी ब्रांच के अंदर हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, फिजिक्स की पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड ब्रांच दैट इज मैकेनिक्स, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जो किसी पर्टिकुलर मोशन को डिस्क्राइब करवाएगी। और मैकेनिक्स ब्रांच फर्दर फिर 3 टाइप में डिवाइडेड होती है, दैट इज आवर फर्स्ट ब्रांच इज स्टैटिक्स एंड सेकेंड ब्रांच इज काइनेमेटिक्स एंड थर्ड ब्रांच इज आवर डायनामिक्स। तो मैकेनिक्स की फर्दर आगे 3 ब्रांचेस हैं और मैकेनिक्स की तीनों ब्रांचेस के अंदर हम सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं हमारा स्टैटिक्स ब्रांच को। तो स्टैटिक्स ब्रांच वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे। यानी स्टैटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन को डिस्क्राइब करने वाले हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो वो ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और उस ब्रांच के अंदर हम जो है उस ऑब्जेक्ट इन रेस्ट को हम स्टैटिक्स ब्रांच के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। फिर आता है हमारे पास टॉपिक दैट इज काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स फिजिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट इन मोशन। ये वो ब्रांच है जो हमें ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में तो बताएगी, लेकिन हम इस ब्रांच के अंदर मोशन किस वजह से हो रहा है, यानी किस कारण से मोशन हो रहा है, उसके बारे में हम आपको नहीं बताएंगे। दैट इज विदाउट टेकिंग द फैक्टर, हम वो फैक्टर नहीं लेंगे विच कॉज मोशन की। हम फिजिक्स काइनेमेटिक्स ब्रांच के अंदर ऑब्जेक्ट को मोशन के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि वो किस कारण से मोशन हो रहा है हमारा। फिर हम बात करते हैं हमारी ब्रांच दैट इज डायनामिक्स की। तो डायनामिक्स फिजिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को मोशन के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट इन मोशन with taking the factor। कि हम फिजिक्स के अंदर डायनामिक्स के अंदर वो ब्रांच पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है, लेकिन हम अब की बार हम क्या करेंगे कि वो फैक्टर भी लेंगे कि मोशन किस वजह से हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी सर्टेन हाइट से अर्थ सरफेस की तरफ आ रही है, तो वो उसके अंदर हमारे पास कौन सा फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम डायनामिक्स ब्रांच के अंदर वो मोशन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे ऑब्जेक्ट के, जिसके अंदर हम उस ऑब्जेक्ट के फोर्स के बारे में बताएंगे या फिर उसका फैक्टर बताएंगे कि वो मोशन किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम फर्दरली डिस्क्राइब करने वाले हैं पूरा का पूरा कंप्लीटली काइनेमेटिक्स ब्रांच को आज हम डिस्क्राइब करेंगे कि काइनेमेटिक्स ब्रांच जो है वो किस तरीके से डील करती है मोशन के साथ। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि मोशन होता क्या है। मोशन इज द, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इन मोशन, कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। कि व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, कि ऑब्जेक्ट अपनी क्या कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है, मोशन के अंदर है। अब हम डिस्क्राइब करते हैं मोशन, कि मोशन किस वजह से होता है और टाइप्स कितने होते हैं मोशन के लिए। सो दैट इज वी डिस्क्राइब द टाइप ऑफ मोशन। देखिए, हमारे पास मोशन 3 टाइप का होता है।
देखिए हम तीन टाइप के मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट मोशन इज ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, अभी ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, यानी व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन देन वी डिस्क्राइब द ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन है हमारे पास, दैट इज सर्कुलेटरी मोशन। और सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं दैट इज रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन तो करेगा लेकिन वो एक सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा तब हम बोलेंगे उसको कि दैट इज ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। एंड थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज द ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को हम एक नाम से और भी डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन। अब हम देखते हैं कि ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी किसी भी एक पॉइंट पे टू एंड फ्रो मूव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल हम यहां पे ले सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, टू एंड फ्रो अपनी पोजीशन को एलोकेट करेगा, चेंज करेगा, तो उसको बोलते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। या फिर वाइब्रेटरी मोशन हम किसको बोलते हैं? जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी किसी एक मीन पॉइंट पे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ए से बी पॉइंट तक वाइब्रेट कर रहा है, ए टू बी, बी टू ए। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तब हम उसको बोल सकते हैं दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। सो हमने देखे कि हमारे पास तीन टाइप के मोशन है, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है। सर्कुलेटरी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ ट्रैवल कर रहा है। और थर्ड हमने मोशन देखा दैट इज ऑसिलेटरी मोशन, और इसमें ऑसिलेटरी मोशन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव कर रहा है या फिर किसी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है अपने साथ। ठीक है, सो दैट इज हमने डिस्क्राइब करा टाइप ऑफ मोशन। अब हम किसी भी मोशन के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिकली ट्रांसलेटरी मोशन की। ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता है तो किस टाइप से वो मोशन करता है और किस टाइप से उसकी पोजीशन चेंज होती है। देखिए ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हम उसको कैसे बोल रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूं कि मैं देख रहा हूं, मैं बस स्टॉप पे खड़े होकर देख रहा हूं कि एक कार मेरे सामने से गुजर रही है, तो मेरे लिए वो कार क्या है, मोशन के अंदर है, और उस कार के अंदर जो पर्सन है उसके लिए मैं क्या हूं, एक रेस्ट स्टेट ऑब्जेक्ट हूं, कि मैं ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट स्टेट में हूं। अब यहां क्या हो रहा है, अगर मैं इसी पर्टिकुलर मोशन को अर्थ के कोरिलेशन में ले लूं कि मैं बोल रहा हूं कि मैं रेस्ट पोजीशन पे हूं, आपके सामने मैं रेस्ट पोजीशन पे खड़ा हूं, आपके लिए अगर मैं रेस्ट पोजीशन पे हूं और अगर इसी बात को मैं अर्थ के रिलेट में लूं, हमें पता है कि अर्थ रोटेट कर रही है, अगर अर्थ रोटेट कर रही है तो अर्थ के लिए मैं रेस्ट स्टेट में कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं अर्थ सरफेस के ऊपर खड़ा हूं। अगर मैं अर्थ सरफेस के ऊपर खड़ा हूं तो मैं मोशन में हूं। इसका मतलब हम किसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में बोल रहे हैं या रेस्ट में बोल रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिस्टम को बोलते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए हम देखते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैंने आपको बोला कि मैं आपके लिए रेस्ट पोजीशन पे हूं लेकिन अर्थ के रिलेट में, अर्थ की कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं क्या हूं, मोशन के अंदर हूं। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने आपको एक वर्ड बोला दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम विच डिस्क्राइब द पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम किस पर्टिकुलर सिस्टम का यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बी पॉइंट तक, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी तक मूव कर रहा है, तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑब्जेक्ट ए और बी मोशन के अंदर है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करूं कि कोई अनदर पॉइंट सी है जो कि मुझे रेस्ट स्टेट में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसको किसी पर्टिकुलर अर्थ की अकॉर्डिंग देख रहा हूं, अर्थ के कोरिलेशन में देख रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। या फिर फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं, हमें पता है कि मुझे कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सी रेस्ट स्टेट में दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर सी पार्टिकल के लिए अगर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करूं कि इस पार्टिकल के अंदर क्या है, इस पार्टिकल के अंदर जो इंटरमोलिक्यूल्स हैं वो भी तो अपने आप क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन में मोशन कर रहे हैं, उस मोशन को बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। कोई भी इस पर्टिकुलर यूनिवर्स में हम बोल सकते हैं कि कोई भी चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो रेस्ट या मोशन में है, लेकिन कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट
एक्चुअली में रेस्ट पोजीशन पे नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पर्टिकुलर एटम की स्टेट का एग्जांपल देते हैं तो हमें पता है कि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में या फिर एलिप्टिकल पाथ के अंदर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में या रेस्ट में किसके हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। की फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही हम ऑब्जेक्ट को यह बता सकते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। यस, नाउ वी आर स्टार्ट द टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब हम देखेंगे कि इसके कितने टाइप होते हैं। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसा कि हमें पता है कि इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट की वो पोजीशन को डिस्क्राइब करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट स्टेट में है तो वो रेस्ट स्टेट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट फिलहाल मोशन के अंदर है तो वो मोशन के अंदर ही रहेगा। कब तक, जब तक हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो वो बताता है हमें इनर्शिया के बारे में। तो मैंने आपको यहां पे एक वर्ड लिखा, दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को होल्ड करेगा, यानी जो ओबे करेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही हमें इनर्शिया के बारे में बताता है, यानी कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे करेगा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी, मान लो सपोज, जैसे कि मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्क्राइब कर रहा हूं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट O है, कोई पोजीशन O है, कोई भी ऑब्जेक्ट A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रहा है। अगर मैं मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को O मान रहा हूं तो मैं मान सकता हूं कि अगर उसकी इनिशियल पोजीशन उसकी कोई x नोड थी और वो किसी फाइनल पोजीशन x पे गया, लेकिन ये पोजीशन x नोड उसकी किसके रिस्पेक्ट में थी, इस पॉइंट O के रिस्पेक्ट में थी। इसी पॉइंट को यहां पे, इसी सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को ओबे करेगा, और ये मैंने आपको उसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया कि O हमारा यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह एक्ट कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रहा है जिसमें उसकी इनिशियल पोजीशन O के रिस्पेक्ट में उसकी इनिशियल पोजीशन x नोड थी और B के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या है, x है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जो ओबे नहीं करेगा, दैट इज डू नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को ओबे नहीं करेगा। इसका पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मुझे अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखाई दे रहा है अर्थ सरफेस से, लेकिन अर्थ के रिलेट में वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन के अंदर है, इस टाइप के एग्जांपल को हम ले सकते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेरी कर रहा है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेरी कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को ओबे नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसको रेस्ट स्टेट में कैसे बोल सकते हैं। न्यूटन्स ने ये बोला था, न्यूटन्स ने इनर्शिया के अंदर ये एक्सप्लेन करा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको कि अगर मैं आपके सामने रेस्ट स्टेट में खड़ा हूं और मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में मोशन में हूं, क्योंकि अर्थ भी अपने अंदर खुद एक रोटेशनल मोशन कर रही है, तो मैं अपने आप को रेस्ट स्टेट में कैसे बोल सकता हूं। तो यहां पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्ट करता है उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो अब देखते हैं हम पर्टिकुलर मोशन को फर्दर आगे और डिस्क्राइब करते हैं कि मोशन किस किस टाइप से होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड आता है, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस वर्ड को एक्सप्लेन करने से पहले, या डिस्टेंस क्या होता है इसको एक्सप्लेन करने से पहले, मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक बताता हूं, दैट इज टाइप ऑफ मेजरिंग क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ मेजरिंग क्वांटिटीज, कि किसी भी क्वांटिटी को हम फिजिक्स में किस किस टाइप से मेजर कर सकते हैं। दैट इज, कोई भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं दो फॉर्म में। दैट इज, वन फॉर्म इज इट्स स्केलर फॉर्म एंड अदर इज इट्स वेक्टर फॉर्म। तो फिजिक्स के अंदर किसी भी टॉपिक को या किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं मेजरिंग क्वांटिटी, दैट इज स्केलर और वेक्टर। अब ये स्केलर क्या होता है, स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड तो एग्जिस्ट, सिर्फ क्या करेगा, मैग्नीट्यूड ही एग्जिस्ट करेगा। यानी जिस पर्टिकुलर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम सिर्फ स्केलर में डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मास, जैसे हम बोलेंगे कि मास इज 2 kg फॉर दैट, फॉर एनी ऑब्जेक्ट। सो मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी टाइप से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, दैट इज लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वर्क,
ये सारे के सारे आपकी कौन सी क्वांटिटीज के अंदर आएंगे? स्केलर क्वांटिटीज के अंदर आएंगे। अब अनदर हम बात करते हैं आपके लिए, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यूज, जैसे मैंने बोला मास इज 2 kg, लेंथ इज 2 मीटर, सो ये मैग्नीट्यूड है किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी का, तो उनका मैग्नीट्यूड तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के लिए स्पेशल बात क्या होगी कि उसकी साथ साथ डायरेक्शन भी एग्जिस्ट करेगी। डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा डिस्प्लेस हो रहा है किसी पॉइंट ए से बी तक, तो यहां पे मैंने उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन डिफाइन करी है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा कहां से कहां तक मूव कर रहा है, ए से बी तक डिस्प्लेस कर रहा है। यानी हम डिस्प्लेसमेंट को किस क्वांटिटी में डालेंगे? दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इसका अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं, दैट इज फोर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और एक्सेलरेशन, 3 इसके एग्जांपल हम पर्टिकुलर बता सकते हैं। वैसे वेक्टर क्वांटिटीज बहुत सारे टाइप की होती हैं, बस स्पेसिफिक बात क्या है कि यहां पे हम उसकी डायरेक्शन को बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, या फिर मैं बोल रहा हूं कि कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट से वेस्ट की तरफ 2 मीटर जा रहा है। इसमें डिफरेंस क्या है? जब मैं डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर रहा हूं तब मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, और जब मैं सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा हूं आपको, डायरेक्शन के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहा, तब वो क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पे फिजिक्स के अंदर इन दोनों टाइप की क्वांटिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और हम अब आपको बताएंगे आगे मोशन के अंदर कि कौन कौन सी टाइप की क्वांटिटीज जो है वो स्केलर में आएंगे और कौन कौन सी टाइप की क्वांटिटीज जो है वो वेक्टर के अंदर आएंगी, ठीक है। सो अब हम डिस्क्राइब करते हैं पर्टिकुलरली कि डिस्टेंस वर्ड मैंने आपके सामने पहले लिखा था कि डिस्टेंस, और इसी के साथ साथ मैं एक वर्ड और इसके साथ आपको लेके चलूंगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीजों को हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। सो डिस्टेंस इज द, अगर मैं बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, कि वो उसका वास्तविक रास्ता है कि उसने कितना रास्ता ट्रेवल करा है, दैट इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज, दैट इज डिस्टेंस। कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअली कितना पाथ ट्रैवल कर रहा है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको हम उसकी बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? दैट इज, देखो अगर मान लो किसी एक ऑब्जेक्ट को सी पॉइंट तक जाना था और उसके पास ये रास्ता था कि वो पहले बी तक पहुंचेगा और फिर वो वापस कहां पे आएगा? सी तक आएगा। तो ये क्या है? उसका पर्टिकुलर डिस्टेंस है। दैट इज, मान लो अगर ए से बी तक वो 3 मीटर में पहुंचा और 2 मीटर उसने बी से सी तक लगाया, तो एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल करी? दैट इज 5 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय, कि कम से कम वो कितने रास्ते में वो वहां अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच सकता है। सो दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल कर रहा है उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं आपको बोलूं, अगर मैं इसी पर्टिकुलर कंसीडरेशन का एग्जांपल लूं, तो कोई ऑब्जेक्ट है ए, उसके पास एक पॉइंट बी भी है और सी भी है, लेकिन उसको ए से सी की तरफ जाना है। अगर उसको लगता है कि वो ए से सी तक शॉर्टेस्टली यहां से जा सकता है, तो उसको बी पॉइंट को ट्रैवल करना जरूरी नहीं है। तो दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। यहां पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट ए से सी तक जा रहा है, ठीक है। और ए से सी तक अगर हम सपोजिंग करें कि हमारे पास ए से सी तक का रास्ता था 3 मीटर का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई आपकी? डिस्टेंस से कम हो गई, यानी उसने कम पाथ ट्रैवल करा ए से सी तक जाने के लिए इस पर्टिकुलर केस के अंदर। अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको एक मेजर फैक्टर बताऊं, तो दोनों को हम मीटर के अंदर मेजर कर रहे हैं, दैट इज द कंपैरिजन, मतलब सिमिलर है। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक मेजर इफेक्ट डिफरेंस क्या होता है? दैट इज डिस्टेंस आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। और एक चीज और कि डिस्टेंस जो है आपकी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कि डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये बात आप हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या उसके बराबर हो सकती है। मैक्सिमम इतना हो सकता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, लेकिन हमेशा क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ी नहीं होगी, किससे? डिस्टेंस से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है आपका, ठीक है। चलिए, अब हमने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या कंपैरिजन था, किस तरीके से हमने कंपेयर करा। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज हो रही है
किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, डिस्प्लेस कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम पीरियड के साथ, तो हमारे साथ क्या फैक्टर कोरिलेट करेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखिए स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डिस्टेंस चेंज कर रहा है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज कर रहा है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो हम उसको बोलेंगे दैट इज द स्पीड, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का रेट चेंज होना। अब रेट किस फैक्टर के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, दैट इज स्पीड इज चेंज इन डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, कि कितना टाइम पीरियड किसी ऑब्जेक्ट ने लिया किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, दैट इज इट्स स्पीड। और वेलोसिटी के लिए हम एक्सप्लेन करेंगे दैट इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर कितनी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, दैट इज डिफाइंड द वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अब देखिए स्पीड और वेलोसिटी में हमने आपको एक मेजर डिफरेंस आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, दैट इज मेजर डिफरेंस क्या है इसके और इसके बीच में, कि स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे, और वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे। और अभी मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में आपको क्या बताया है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है कि डिस्टेंस, अब देखो अगर मैं आपको इसकी स्टैंडर्ड यूनिट की बात करूं तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी इसकी, डिस्टेंस हम मीटर में मेजर कर रहे थे, टाइम हम स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड में मेजर करते हैं, तो दैट इज मीटर पर सेकंड। और ये भी डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में मेजर होगी, तो इसके लिए भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। लेकिन हमने एक मेजर डिफरेंस ये पढ़ा था कि डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसीलिए सेम एज कि स्पीड भी आपकी कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर। और वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, इसीलिए डिस्प्लेस आपकी वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, उसी अकॉर्डिंग आपके पास जो है वो स्पीड और वेलोसिटी भी होंगी। अब अगर हम बात करें कि स्पीड और वेलोसिटी, तो जो स्पीड है आपकी वो आपकी जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी किसके, वेलोसिटी के। ठीक है। तो अब हम डिस्क्राइब करने वाले हैं पार्टिकुलरली टाइप्स ऑफ स्पीड एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, की कितने टाइप की स्पीड्स एग्जिस्ट करती हैं और कितने टाइप की वेलोसिटीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड की। स्पीड की जो है वो पर्टिकुलरली हमारे पास, हम स्पीड को 4 टाइप्स में डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। फर्स्ट इज अवर यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, पर्टिकुलरली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, दैट इज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट हो रहा है और वो 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, 3 सेकंड, अगर वो हर 1 सेकंड के लिए 1-1 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो वो अपनी किस स्पीड से चेंज कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चेंज कर रहा है, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यानी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। सो यूनिफॉर्म स्पीड को हम बोल सकते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्पीड हमने देखी कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, 1 मीटर पर सेकंड स्पीड से कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा था। सेकंड टाइप की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दैट इज वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इक्वल ट्रैवल कर रहा है, जैसे वही सेम कि ऑब्जेक्ट जो है वो
इस तरीके से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए टाइम पीरियड अगर हम इस अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेकंड के लिए मान लो सपोज 1 मीटर ट्रैवल करा, लेकिन 1 से लेके 2 सेकंड के लिए मतलब फॉर 1 सेकंड एंड 2 सेकंड इन बिटवीन उसने 2 मीटर ट्रैवल करा, और 2 सेकंड से 3 सेकंड के लिए उसने 3 मीटर ट्रैवल करा। तो यानी क्या हुआ कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, अपनी स्पीड को वेरी कर रहा है। स्पीड को क्या कर रहा है, वो अपनी वेरी कर रहा है। तो इस टाइप की स्पीड को हम बोलते हैं दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, अगर हम डिफाइन करें इसको, दैट इज ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance, unequal distance in equal interval of time, unequal distance in equal interval of time। कि अगर हम टाइम के इंटरवल को इक्वल भी ले लें लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम थर्ड स्पीड के बारे में आपको बताते हैं। थर्ड स्पीड इज योर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी भाई, अब अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कैलकुलेट करना हो कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड तो आई नहीं, तो इसको फाइंड करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर स्पीड को डिस्क्राइब करा है, दैट इज एवरेज स्पीड। अब मैं इसकी एवरेज स्पीड कैसे फाइंड कर सकता हूं, देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, एक कांस्टेंट स्पीड होती है। एवरेज स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड है जो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए निकाल रहे हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तब उसकी एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा होता है कि टोटल डिस्टेंस, कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। देखिए अब इसी पर्टिकुलर केस का एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं। हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो 3 सेकंड के लिए टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर गया। यहां पे अगर हमें डिस्टेंस देखनी हो तो 6 मीटर उसने ट्रैवल करी है, टोटल टाइम कितना लगाया उसने 3 सेकंड का, तो यानी कि हमारे पास उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है हमारे पास किसी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो कांस्टेंट स्पीड होती है जो कि पर्टिकुलर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने यूज करी है। क्योंकि हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो एक इक्वली डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। फिर बात करते हैं हम आपकी पर्टिकुलरली फोर्थ टाइप के लिए, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड ये होती है, पर्टिकुलरली मान लो सपोज कि मैंने 12 बजे मोशन स्टार्टअप करा, कोई भी मैंने मूव करना शुरू करा 12 बजे। अगर मैं आपको बोलूं कि 12:02 और 36 सेकंड पे मेरी स्पीड कितनी होगी, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मुझे मेरी स्पीड को कैलकुलेट करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी। और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है v इंस्टेंट इज इक्वल टू, जब टाइम t किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, यानी टाइम पीरियड जो है वो बहुत क्लोजली होगा 0 के, तब जो मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखूंगा वो मेरी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए मैंने यहां पे लिखा ds बाई dt, d फॉर डिफरेंशिएशन, s फॉर डिस्प्लेसमेंट, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रही है मेरी जब टाइम t 0 को टेंड कर रहा है, वो पर्टिकुलर चीज मुझे ये क्या बताएगा, पूरा पर्टिकुलर v इंस्टेंटेनियस, यानी स्पीड बताएगी मुझे, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में डिस्क्राइब करेगी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने देखी कि जो है वो कितनी डिस्टेंस जो है वो मेरी पर्टिकुलरली किसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लो बाइक पे जा रहे हैं और हम बाइक पे क्या कर रहे हैं, हम पर्टिकुलरली किसी भी टाइम पीरियड पे हम अपने ऑडोमीटर के अंदर देखते हैं कि जो हमें स्पीड के बारे में बता रहा है, तो हम देखते हैं कि मान लो मेरी स्पीड उसके अंदर 40 डिस्क्राइब हो रही है, तो वो जो 40 स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट थोड़ी रहेगी 40, तो वो 40 स्पीड तो हम चेंज कर सकते हैं। तो वो जो 40 स्पीड मुझे दिखा रहा है वो मेरी कौन सी स्पीड बता रहा है, मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है वो मुझे। ठीक है, तो हमारी जो व्हीकल्स का जो ऑडोमीटर है वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ओके देन अब हम देखते हैं हमारे पास टाइप ऑफ वेलोसिटीज। तो टाइप ऑफ वेलोसिटीज के लिए भी सेम यही कुछ इसी टाइप का ही रहेगा। देखिए टाइप ऑफ वेलोसिटीज सिमिलर हैं, सेम चार ही होती हैं। यूनिफॉर्म स्पीड की बजाय अब हम उसको नाम देंगे दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटीज में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, जबकि वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वली डिस्प्लेस कर रहा है, वही जो डिस्टेंस के लिए हम एग्जांपल ले रहे थे वही एग्जांपल हम ले सकते हैं यहां पे, कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड और 3 सेकंड के लिए, यहां भी 0 से 1 में भी वो 1 मीटर ट्रैवल कर रहा है, फर्स्ट से सेकंड के लिए भी मतलब वो 1 मीटर ही ट्रैवल कर रहा है, और सेकंड से थर्ड के लिए भी वो 1 मीटर, यानी ऑब्जेक्ट इक्वली डिस्प्लेस कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, दैट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज।
अब अगर हम बात करें सेकंड, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। सेम है, सिर्फ क्या होगा, वेलोसिटी जो है हमारी डिस्टेंस की बजाय किस पे डिपेंड करेगी, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कवर कर रहा है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट और किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म और या फिर वेरिएबल वेलोसिटीज है। और थर्ड पर्टिकुलर वेलोसिटीज का हमने क्या नाम दिया था, दैट इज स्पीड का नाम दिया था हमने एवरेज। सो यहां पे हम क्या फाइंड करेंगे, एवरेज वेलोसिटीज। जैसे कि हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे, वैसे ही हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए, इसके लिए हम एग्जांपल क्या लेके चल रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, पहले सेकंड के लिए उसने 1 मीटर ट्रैवल करा, दूसरे सेकंड के लिए 2 मीटर, थर्ड सेकंड के लिए उसने 3 मीटर। तो यहां पे इसको उसकी एक स्पीड यानी उसकी वेलोसिटी मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था हमारे लिए किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो हमने क्या करा, उसकी एवरेज निकालने की कोशिश करी। तो एवरेज स्पीड एक कांस्टेंट वेलोसिटी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटीज होती है, जो कि हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो हमें उसकी स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए उसका एवरेज निकालना पड़ा, और वो एवरेज किस पे डिपेंड करेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, कि कितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो अगर मैं इसके लिए एवरेज वेलोसिटी भी निकालना चाहूं तो क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा ऑब्जेक्ट कितना करा है, दैट इज डिस्प्लेस हुए 6 मीटर और टाइम पीरियड लगा है 3 सेकंड का, तो हम बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड। और फोर्थ हम बात करते हैं आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज की। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पर्टिकुलर सेम होता है एज लाइक, अगर मुझे, देखिए मैंने आपको बोला था स्पीड और वेलोसिटीज में क्या फर्क है, कि स्पीड हमारी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी जो है वो हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे। अगर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें ये भी बताएगी कि हमारी स्पीड कितनी है और हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताएगी। यहां पे सिमिलर है, जब ये s जो है हमारा, जब हम इसके लिए डिस्टेंस के लिए यूज कर रहे थे, अब हम इसको किसके लिए यूज कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी कैन मेजर द फॉर एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब टाइम t 0 को टेंड कर रहा है, यानी टाइम t जब बहुत क्लोज है 0 के, बहुत नियर है, तब जब हम डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए अब हम पढ़ेंगे हमारे वेलोसिटी के बारे में। मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कि किस तरीके से आपकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, वो हमें वेलोसिटी को डिस्क्राइब कर रही है। तो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्क्राइब करने वाले हैं, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी फाइंड करना बहुत ईजियर था। अगर हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी की, तो रिलेटिव वेलोसिटी की का मैं आपको एक पर्टिकुलर बात बताता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कार में मूव कर रहा हूं और मेरे सामने से एक ट्रेन मूव कर रही है और हम दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं कार में बैठा हूं तो मेरे लिए ट्रेन की स्पीड क्या वही स्पीड होगी जो ट्रेन की एक्चुअल स्पीड है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे स्पीड क्या कर रही है, यानी वेलोसिटी क्या कर रही है, रिलेट कर रही है। तो वहां पे हम जब किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। वहां पे हम उन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटीज क्या होगी, जैसे अगर मैं बात करूं, एक पर्टिकुलर केस स्टडी करता हूं मैं इसमें, कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट are moving in same direction, जब कोई दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन के लिए मूव कर रहे हैं विद डिफरेंट वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए मैं आपको पर्टिकुलरली 2 केस करवाऊंगा। उसमें से एक पर्टिकुलर केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, 2 ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट ए मूव कर रहा है और कोई अनदर ऑब्जेक्ट बी मूव कर रहा है, ठीक है, और डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है और दूसरे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी vb। देखिए ये जो मैं ऊपर आपके सिंबल लगा रहा हूं ये वेक्टर का सिंबल होता है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसका सिंबल यूज करके चल रहे हैं यहाँ पे। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। तो अगर ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ मोशन में है तो हम उसकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना डिफिकल्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को रेस्ट स्टेट तक लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, अगर मान लो बी वेलोसिटी जो है वो vb इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन में, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है va स्पीड से मूव कर रहा है। अगर मैं इस vb स्पीड के अंदर, हमारी दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करूं, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ऑफ vb ऐड करा दूं। क्या कर दूं मैं, किसी पर्टिकुलर a ऑब्जेक्ट के लिए
ए ऑब्जेक्ट के अंदर माइनस ऑफ वीबी वेलोसिटी ऐड कर दूं और बी ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या कर दूं, माइनस ऑफ वीबी ऐड कर दूं, तो मेरे अकॉर्डिंग रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने दोनों ही वेलोसिटीज के अंदर सेम टाइप की वेलोसिटीज ऐड करी है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या है उनकी, अपोजिट। तो अगर हम इस केस को ध्यान से देखें तो इस बात पे देखो कि ऑब्जेक्ट की राइट साइड में डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो वीबी है और लेफ्ट साइड में माइनस ऑफ वीबी है। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो बी है वो रेस्ट स्टेट में चला गया, यानी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो वेलोसिटीज है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगी, जीरो वेक्टर बना देगी, यानी जीरो कर देगी। अब हम मेरा बी ऑब्जेक्ट जो है वो मुझे कैसा दिखने लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट बी क्या है, रेस्ट स्टेट में है, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट ए की स्पीड निकालनी थी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट ए की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आ रही है मेरे पास, वी ए, और इस डायरेक्शन में क्या है मेरे पास, माइनस ऑफ वी बी। तो मेरे पास अब रिलेटिव वेलोसिटी मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट किस में आ गया, रेस्ट स्टेट में आ गया। तो मेरे पास एक्चुअल नेट वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज वी ए बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, देखिए दोनों के दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। कभी भी दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या करते हैं, हम उनका माइनस कर देते हैं। तो VA में से माइनस करेंगे, क्योंकि हम बड़ी वेलोसिटी VA की मान के चल रहे हैं, तो VA में से माइनस करेंगे हम माइनस ऑफ VB, ये हमारे पास नेट स्पीड आएगी। और नेट जो वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, अगर मैं उसका क्या लिखना चाहूं, मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहूं तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, VA प्लस VB। देखिए मैंने क्या बोला, अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो आप दोनों की स्पीड को ऐड कर दो, तो आपके पास क्या निकल जाएगी, उस पर्टिकुलर ए ऑब्जेक्ट की स्पीड निकल जाएगी। कब, जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल क्या होगा, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ए है, यानी एक कार है और एक ट्रेन है, दोनों क्या कर रहे हैं, पैरेलली मूव कर रहे हैं, ठीक है, और कार की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन की जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, मुझे अगर ट्रेन की स्पीड निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में, तो मुझे वेलोसिटी निकालनी है ट्रेन की, मुझे पता है किसके रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में, तो VTC किसकी स्पीड के बराबर होगी, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूं तो वेलोसिटी ऑफ कार प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है मेरे पास, या फिर मैं इसको वेक्टर वाइज ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार। तो वो कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हमारे पास कितनी है, 100 माइनस ऑफ 50, कितना आ जाएगा हमारे पास, 150 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो रही है, ट्रेन की स्पीड आ रही है किसके रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में, जब क्या कर रहे हैं वो दो ऑब्जेक्ट किस में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जब हमने इस पर्टिकुलर केस के अंदर देखा कि ट्रेन की स्पीड जो है वो कार के रिस्पेक्ट में क्या आ रही है, 150 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसका पर्टिकुलर सेकंड केस डिस्क्राइब करेंगे, जब क्या होगी, दो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन की बजाय किस में मूव करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। जब कोई दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे विद डिफरेंट वेलोसिटी, केस सेकंड स्टडी करने जाए हम। केस सेकंड में क्या होगा, देखिए ध्यान से कि हम डिस्क्राइब करते हैं आपके, देखिए अब मुझे क्या करना है, वही सेम ए ऑब्जेक्ट मेरा राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि बी ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी VB, ठीक है। अब हमें तो वही है, मुझे ए ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बी। कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मुझे बी ऑब्जेक्ट को रेस्ट स्टेट में लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आएंगे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों के अंदर VB, तो इस डायरेक्शन में माइनस ऑफ VB ऐड करेंगे, तो माइनस ऑफ VB इस डायरेक्शन में जाएगा, इसके लिए माइनस ऑफ VB, इसके लिए माइनस ऑफ VB कहां आएगा, पर्टिकुलरली देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां इस केस में देखते हैं हम, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ ऐसा है, VB स्पीड थी हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर और हम ऐड कर रहे हैं माइनस ऑफ VB, तो माइनस ऑफ VB क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, जिससे हमारा बी ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में चला जाएगा। और इसमें भी हम ऐड करेंगे माइनस ऑफ VB, तो माइनस ऑफ VB की डायरेक्शन क्या होगी, राइट साइड में, तो माइनस ऑफ VB की आपके पास ये डायरेक्शन होगी, तो दैट इज माइनस ऑफ VB, ठीक है। अब आप इसमें देखिए VB और माइनस ऑफ VB दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट अपोजिट है, इसलिए ये बी ऑब्जेक्ट किस में चला जाएगा, आपका रेस्ट स्टेट में चला जाएगा। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगी, अब की बार बी और ए की दोनों की डायरेक्शन, माइनस ऑफ VB की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा वेक्टर का, फाइनल रिजल्टेंट क्या आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या आएगी हमारे पास, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। देखिए जब भी कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं ना, तो हम उनको क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहां पे उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का एंगल है, तो क्या होगा, VA के अंदर हम ऐड करेंगे माइनस ऑफ VB,
VA के अंदर ऐड करेंगे हम माइनस ऑफ VB। तो अगर मैं इसका क्या करूंगा, मुझे पता है कि VA और VB दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए मैग्नीट्यूड वाइज इसको हम ऐसे लिखेंगे VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। ये मेरे पास उनका मैग्नीट्यूड वाइज आएगी। अगर मुझे A ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है B ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। ये रिलेटिव वेलोसिटी निकल गई हमारी किसकी, ऑब्जेक्ट A की, ठीक है। और इसी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, वही सिमिलर एग्जांपल, कि अगर कोई सपोज करते हैं हम कार जो है वो आपकी जो है 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, ठीक है, और ट्रेन जो है वो अपोजिटिवली मूव कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और हम निकालने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन किसके रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में। तो हमें कार को रेस्ट स्टेट में एक्टिव करना पड़ता है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कैसे निकालेंगे हम करेंगे यहां पे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन में से माइनस करेंगे किसको, वेलोसिटी ऑफ कार को, तभी हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं किसकी, ट्रेन की फाइंड कर रहे हैं कार के रिस्पेक्ट में। VTC का मीन है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। तो VT वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 100 माइनस ऑफ 50, और कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ट्रेन के लिए कार के लिए ट्रेन की स्पीड जो है वो, कार के रिस्पेक्ट में ट्रेन की वेलोसिटी जो है वो कितनी आ रही है, 50 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन उसी की रहेगी जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके लिए हम निकाल रहे हैं, यानी हम ट्रेन के लिए निकाल रहे हैं, तो ट्रेन की ही डायरेक्शन फाइनली डायरेक्शन होगी हमारी स्पीड की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका रिलेटिव वेलोसिटी का, कि रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर हमने सिंपल से दो केस कंसीडर करेंगे, दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो डिफरेंट वेलोसिटी से, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और कोई भी दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो डिफरेंट वेलोसिटी से, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर सीइंग आवर वीडियो इन आवर यूट्यूब चैनल। एंड इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एंड थैंक यू सो मच।